चलो तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है, जो अभी तक लिखा हुआ है। तो नाउ इसके अंदर मैं कुछ चीजें इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ध्यान रखना, मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरॉल यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देगा, तो वहां पे कोलेस्टेरॉल की तरह ही प्रेजेंट होते हैं ओपेनोइड्स। तो जिन लोगों को लिखना ओ ओ ओ ओ ये गलत हो गया, ये 1972 था, ध्यान रखना, मैंने 5 क्यों लिखा, 1972 ये। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी, हाँ, तो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, होपेनोइड्स। अगर आप याद करना चाहो तो HOPANOID, बट एक्सेप्शनली एक प्रोकैरियोट्स माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्टेरॉल। तो याद है। चलो, अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट के बारे में लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला कंपोनेंट तो होगा इसके अंदर क्या, प्रोटीन। पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन। फिर दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा लिपिड, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर वाटर भी हो सकता है। तो टोटल जो मेम्ब्रेन होता है इसका 20% पार्ट कौन बनाएगा, इसका 20% पार्ट नहीं, 20% पार्ट नहीं, 20% वेट ऑफ टोटल सेल मेम्ब्रेन ये बनाता है कौन, वाटर। ठीक है, बाकी वाटर सेल मेम्ब्रेन को बनाता नहीं है। इसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो 3 ही होंगे। और कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ा भी था, दिखाई दे भी रहा है कि बहुत कम होता है, ओनली कितना 1 to 5%। लिपिड कितना होगा 20 to 79%, और प्रोटीन कितना होगा 20 to 70%। तो अगेन देखो 20 to 70, 20 to 80, तो मतलब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि प्रोटीन का रोल कैसा है, फंक्शनल रोल है या फिर स्ट्रक्चरल रोल है। अगर प्रोटीन का मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चरल रोल होगा तो उसमें लिपिड ज्यादा होगा, जैसे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, नहीं वो मत लिखना सॉरी, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से ना। अब प्रोटीन हम लोगों ने कितने टाइप्स की पढ़ी थी, तो अब अगेन हम प्रोटीन के 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो मतलब उसको इजीली एक्सक्रेट, क्या हो रहा है, रुक जाओ। और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, इसकी प्रोटीन के फंक्शंस की बेसिस पे। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन जो होती है वो इजीली अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आप इसको एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हो या आप इसको एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रोटीन ये हो जाएगा। एंड दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, या जिसको हम लोग और इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 30% होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड 70% होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन ज्यादा होता है। अच्छा, फिर हमने बोला था इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो इसको हमने बोला था इजी टू एक्सट्रैक्ट, और वो भी कैसे, इजी टू एक्सट्रैक्ट, वो भी कैसे, बाय चेंजिंग, बाय पीएच चेंजिंग। सिर्फ पीएच को चेंज कर दो तो ये प्रोटीन अलग हो जाएगी। ठीक है,
बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इजी एक्सट्रैक्शन। इसके लिए आपको मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे डिटर्जेंट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे डिटर्जेंट आपको यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग डिटर्जेंट। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो हमने प्रेजेंस के बेसिस पे और मेम्ब्रेन को मतलब प्रोटीन को कैसे अलग किया जा सकता है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन के फंक्शंस के बेसिस पे, तो प्रोटीन का यूज क्या है, तो इसके बेसिस पे प्रोटीन जो होती है वो क्या क्या हो सकती है। तो प्रोटीन यहाँ पे हो सकती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहने का मतलब जो मेम्ब्रेन का बैकबोन बनाती है ना, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बैकबोन ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोटीन होती है वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर मीन्स जो कैरी करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो ये आप लोग लिख लेना, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर कुछ प्रोटीन यहाँ पे कैसी होती है, एंजाइमेटिक भी होती है। इसके लिए आप लोग इंतजार करो, जब आप बायोलॉजी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते जाओगे ना, मतलब 11th और 12th जैसे आपकी कंप्लीट होने लगेगी, तो आपको मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे। अब तक करीब 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है आपको मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगे। 30 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन जो शुगर के साथ एसोसिएटेड है, तो क्या बोला जाएगा इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी हमारी कंप्लीट हो गई किसकी, प्रोटीन की, जो ज्यादा टफ नहीं थी बेटा। उसके बाद सेकंड अब हम लोग पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लिपिड। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया प्रोटीन, एंड नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड, लिपिड। तो सुनो, लिपिड आपने कौन कौन से पढ़े थे, तो पहला इसमें आएगा कौन सा, फॉस्फोलिपिड। अभी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड भी 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब आपके सिलेबस में 5 डिफरेंट टाइप के। तो एक मैं आपको वहां पे आगे पढ़ाऊंगी बायोमोलिक्यूल के अंदर लेसिथिन, और एक होता है यहाँ पे सिफेलिन। बस अभी के लिए फिलहाल इनको रट लीजिए, लेसिथिन और क्या होता है, सिफेलिन। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है ना, जिसमें बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं 7th मंथ पे, तो उनमें क्या होता है कि सांस लेने में उनको दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होती है ना, तो उन एल्वेलाई के अंदर लेसिथिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर लेसिथिन का फॉर्मेशन शुरू होता है 8th मंथ से। तो अगर ये बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है, 7th मंथ में पैदा हो जाता है, तो इसके लंग्स में लेसिथिन नहीं होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये भी एक फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये लेसिथिन हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, सिफिलिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड पढ़ा रही हूँ, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सेकंड आपका यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा कौन सा, कोलेस्टेरॉल। एंड कोलेस्टेरॉल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि इसका काम होता है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और आउटर सरफेस के अंदर कोलेस्टेरॉल यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इनर सरफेस। उसके बाद थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी आपकी, देखो लिपिड जो शुगर के साथ में अटैच्ड है, तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड या फिर इसको हम लोग गैलेक्टोलिपिड भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड और गैलेक्टोलिपिड। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको रिवीजन ही करवाया है ना। चलो उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी यहाँ पे आ जाएगी शुगर। तो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे शुगर।
मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे लिपिड कितना कॉन्स्टिट्यूएट करता है मेम्ब्रेन का? 20 से लेकर 79%। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी दिमाग लगाएंगे कि ये 70 है, ये 79 है, मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होता है। फिर भाई आपको समझाया तो था बेटा यहाँ पे पिछली क्लास के अंदर कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा या लिपिड ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का काम क्या है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? जस्ट 1 to 5% ओनली। और ये कार्बोहाइड्रेट आइदर प्रेजेंट होगा किसके साथ? प्रोटीन के साथ, तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर ये प्रेजेंट होगा लिपिड के साथ, तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। और ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑलवेज एक्सटीरियर सरफेस पे, ऑलवेज एक्सटीरियर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये कभी साइटोप्लाज्मिक साइड की तरफ हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन ये आते हैं कि शुगर कौन सी होती है, तो मैं शुगर के कुछ नाम लिख देती हूँ जो आपकी कंप्लीटली चॉइस है, अगर आप याद करना चाहो तो ये शुगर कोई हो सकती है हेक्सोज। अब हेक्सोज शुगर का मतलब जिसके पास होते हैं 6 कार्बन, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है हेक्सोज एमीन, हेक्सोज एमीन, जो मैं आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। जो न्यू स्टूडेंट है आप जस्ट सुन लो कि अगर हेक्सोज शुगर के साथ में अगर बाइंड हो जाए NH2 ग्रुप तो क्या बन जाएगा? हेक्सोज एमीन। और उसमें एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ये ग्लूकोज अमीन भी हो सकता है या गैलेक्टोज अमीन भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज शुगर होती है ना, उसके साथ आप बाइंड कर दिए जी NH2 ग्रुप, तो क्या बन गया? ग्लूकोज का एमीन, ग्लूकोज अमीन। और उसमें एक बाइंड कर दीजिए एसिटाइल ग्रुप, एंड केमिस्ट्री के अंदर एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड O। तो नाउ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जो बेसिकली क्या है? शुगर है, शुगर का एमीन है। और एक इसमें प्रेजेंट हो सकता है सियालिक एसिड। क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें? सियालिक एसिड। तो ये शुगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकती है? अच्छा, ये जो शुगर है ना, ये मोनोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? बताओ तो ध्यान रखना, ये ना तो शुगर सिंगल है और ना शुगर पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मीनिंग होता है कि जब मोर देन 50 हो, तो यहाँ पे 50 से ज्यादा शुगर भी नहीं है, तो इसके बीच की कैटेगरी होती है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मीन्स फ्यू, 1 to 20, सॉरी 2 to 10 अगर शुगर होती है तो उसको बोला जाता है क्या? ओलिगोसेकेराइड। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे शुगर कौन सी होती है? दिस इज ओलिगोसेकेराइड, ये आप लोग याद रख लोगे। और उसके बाद ये लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना होगा? ये मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ मेम्ब्रेन के वेट के बारे में, भार के बारे में। और यहाँ पे अराउंड 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय क्या? वाटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्या? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक लास्ट चीज और सुनो, ये जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, तो सोचो मैंने बाहर क्या बनाया है? बाहर मैंने खूब सारा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाया है। तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ बिल्कुल आपको हेरी दिखाई देगी, नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे शुगर्स है, और ये शुगर्स यहाँ पे क्या है? हेयर लाइक हो गई। तो इसको हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन के बाहर एक हेरी आपको जो कोट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल कोट, या इसको बोला जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों मिलके मेम्ब्रेन के बाहर एक हेयरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, एक कोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे।
जिसको बोला जाएगा यहाँ पे सेल कोट, या फिर इसको बोला जा सकता है ग्लाइकोकैलिक्स। और जब हम लोग एनिमल एनाटॉमी जो पढ़ेंगे ना, एनिमल टिश्यू, तो ये वर्ड वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। इतना समझ आ गया? एक इसके अंदर एग्जाम्पल मैं और लिख देती हूँ, ठीक है? मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ। जैसे मैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल बताना भूल गई थी, तो एग्जाम्पल देखो। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जो मेम्ब्रेन से बाहर होती है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया होता है आरबीसी का। तो आरबीसी की ये मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन बना दी। और इस मेम्ब्रेन की एक्सटीरियर साइड में, मतलब सेल की इंटीरियर साइड के अंदर, यहां पे ये जो इस तरह से मेम्ब्रेन को नीचे सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है, क्या? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो ध्यान रखना, तो ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन कैसा है? एक्सटीरियर प्रोटीन है, जो बेसिकली यहाँ पे आरबीसी के मेम्ब्रेन को नीचे सपोर्ट करने के लिए होता है। सो क्या इसको हम लोग एज अ स्केलेटन प्रोटीन बोल सकते हैं क्या? हाँ, जो मेम्ब्रेन को क्या करता है? सपोर्ट देता है। अब अगर मान लो कि ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ लाइक दिस, और इसमें से मान लीजिए कि ग्लूकोज अगर क्रॉस करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूट रिसेप्टर। तो ये ग्लूट रिसेप्टर किसको अलाउ करेंगे? ये अलाउ करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है? तो इस तरीके से ग्लूट रिसेप्टर से क्या क्रॉस होगा? ग्लूकोज। एंड यू नो, ये जो ग्लूट रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ इंसुलिन। तो जब इंसुलिन हार्मोन आता है तो वो ग्लूट रिसेप्टर को ओपन करेगा, तो ग्लूकोज फिर क्या होगा? सेल के अंदर एंटर होगा, और फिर ग्लूकोज को हम लोग बर्न करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो शुगर होती है वो भी हाइड्रोफिलिक होती है, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने के लिए उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? ग्लूट रिसेप्टर। तो इतना पॉइंट समझ आ गया, ठीक है? चलो, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन। ये सारा नोट डाउन कर दो आप। चलो, तो इनको फटाफट रब कर देते हैं। आप देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिक होती है, और मेम्ब्रेन की एसिमेट्री पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। और ध्यान रखना, मेम्ब्रेन आर ऑलवेज एसिमेट्रिक। चलो, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पढ़ाई चल रही है ना आपकी? देखो, चीजें इकट्ठी मत करते जाना, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे जो है चीजें इकट्ठी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइक मुझे अब कुछ नहीं याद होगा और फिर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। तो ध्यान रखना, वो पढ़ाई आप खुद टफ बनाओगे। कैसे? चीजों को इकट्ठा करके। तो ये भी रीजन होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो परेशान होने लग जाता है फिर, ठीक है? चलो, तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि मेम्ब्रेन कैसा होता है? मेम्ब्रेन होता है एसिमेट्रिक, और इस मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाने में किसका रोल है? तो इसमें सारे ही मॉलिक्यूल्स का हाथ होता है इसको एसिमेट्रिक बनाने में। कैसे मैम? इसमें लिपिड का कंट्रीब्यूशन भी होता है, इसमें प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन भी होता है, और इसमें शुगर का कंट्रीब्यूशन भी होता है। लेट्स सी
कैसे? अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड में आपने पढ़ा होगा क्या? सबसे पहले, चलो फिर रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड। क्या पढ़ा था? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में भी आपने दो एग्जांपल पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था लेसिथिन एंड द सेकंड एग्जांपल इज सिफिलिन। टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको मैंने बोला था बेटा टाइम आने के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, वो टाइम आने दीजिए। तो लेसिथिन और क्या हो जाएगा? सिफिलिन। तो ध्यान रखना, मेम्ब्रेन का ये वाला जो साइड होता है ना, जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं ना ऐसा, तो ये वाला साइड कौन सा है? इधर होता है साइटोप्लाज्म, और ये मेम्ब्रेन का कौन सा हो जाएगा? एक्सटीरियर साइड हो गया। तो ध्यान रखना, जो साइटोप्लाज्मिक साइड होता है ना, इसमें सिफिलिन ज्यादा होता है एंड यहाँ पे बाहर लेसिथिन ज्यादा होता है। अब मैम आपने कैसे याद रखा? तो सी से साइटोप्लाज्मिक साइड और सी से सिफिलिन। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा होगा कहाँ पे? मोर इन साइटोप्लाज्मिक साइड। साइटोप्लाज्मिक साइड या फिर सरफेस बोल सकते हैं। और ये ज्यादा कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर सरफेस पे ये ज्यादा होगा, मोर इन एक्सटीरियर साइड। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है टाइप्स के बेसिस पे, ठीक है? तो इसके बेसिस पे मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? हाँ, तो मेम्ब्रेन हो जाएगा एसिमेट्रिक। सेकंड हमने पढ़ा था कोलेस्टेरॉल। क्या पढ़ा था? कोलेस्टेरॉल। एंड कोलेस्टेरॉल हमने बोला था कि मेम्ब्रेन को बाहर से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए ना, सो हम लोग बोलेंगे कि मेम्ब्रेन को ज्यादा स्टेबल बाहर से कौन बनाएगा? कोलेस्टेरॉल। तो अगेन ये आउटर सरफेस हो गया और ये हो जाएगा इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस में कोलेस्टेरॉल ज्यादा होगा, इनर सरफेस के अंदर कोलेस्टेरॉल कम होगा। फिर थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड के बारे में, जिसको हमने कभी गैलेक्टोलिपिड बोला होगा, है ना? तो अगेन आउटर सरफेस, इनर सरफेस। हमने बोला था कि ग्लाइकोलिपिड या शुगर जो होती है वो ऑलवेज बाहर प्रेजेंट होती है, अंदर वाली सरफेस पे तो होती ही नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आप प्रोटीन के बेसिस पे तो ध्यान रखना कि जो एक्सटीरियर प्रोटीन होती है ना, कैसे बताऊं, ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ प्रोटीन अलग होगी और अंदर की तरफ भी प्रोटीन क्या होती है? डिफरेंट। तो ध्यान रखना, प्रोटीन क्या होगा यहाँ पे भी कैसी होगी? इसका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सरफेस, आउटर एंड इनर सरफेस पे प्रोटीन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है? चलो, तो इसके बेसिस भी हो गया। और कार्बोहाइड्रेट तो वैसे भी हो ही जाएगा। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ऑलवेज प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? एक्सटीरियर सरफेस पे। तो इस तरह से कंक्लूजन ये बनता है कि मेम्ब्रेन को सारे ही मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? एसिमेट्रिक बना रहे हैं। समझ आ गया? तो ये थी कहानी। अब इसके बाद हम लोग कुछ मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में आपको पिछली क्लास में लिखा था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। अब यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक तो समझते हो ना, मोज़ेक पैचेस, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कौन? तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे फ्लूइड होता है फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। और उसमें पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। तो इसको हम लोग और बोल सकते हैं रसगुल्ला चाशनी मॉडल। तो यहाँ पे चाशनी कौन है? यहाँ पे चाशनी हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पे सॉलिड रसगुल्ले क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा प्रोटीन। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ओशियन के अंदर
जैसे आइसबर्ग नहीं होते पहाड़ के टीले, तो वहां पे प्रोटीन जो है वो तो हो जाएगा आइसबर्ग, एंड ओशियन कौन हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। तो मैं इसको एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग इन ओशियन ऑफ लिपिड, ओशियन ऑफ लिपिड। तो इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे वैसे बोल दो, फ्लूइड मॉजिक मॉडल, आइसबर्ग ओशियन मॉडल, रसगुल्ला चाशनी मॉडल, लाइक, है ना। अब हम बात करने वाले हैं मूवमेंट के बारे में। एक यहाँ पे मैं मूवमेंट डिस्कस करूंगी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जहां से भी एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन आता रहता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या होता है मैम, ये मैंने बनाया है मेम्ब्रेन, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, एंड यू नो जो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, जिनको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो उसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, तभी तो वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है ना। चलो, अब अगर मान लो कि यहाँ पे एक कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, अब मैं आपको बताती हूँ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप पता है ना, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल अगर इस तरफ आ जाए या फिर ये वाला मॉलिक्यूल इधर चला जाए, इसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। अब मैं बोलूंगी कि प्रोटीन जो होती है वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो नहीं करती है। कैसे, जैसे सपोज करो कि ये वाला जो प्रोटीन है ना, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ इंसुलिन को रिसीव करने वाला है, तो मैं इसको ऐसे समझाने के लिए बोल सकती हूँ कि ये कोई एक इंसुलिन रिसेप्टर है। तो जब इंसुलिन आएगा तो वो कहां पे बाइंड होगा, तो ये इंसुलिन यहां जाके बाइंड होगा, ठीक है। क्या मुझे बताओ, ये रिसेप्टर कभी इधर आ सकता है क्या, और अगर साइटोप्लाज्मिक की तरफ साइड में आ भी गया तो वो हार्मोन को रिसीव कैसे करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन कभी अपनी जगह चेंज नहीं करती है। प्रोटीन अगर जगह चेंज कर दी तो फिर काम कौन करेगा, तो उसका पूरा मेम्ब्रेन का काम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन कभी अपनी जगह चेंज नहीं करती है, तो प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता है। बट लिपिड जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कर सकता है। कैसे, आप देखो, ये फॉस्फोलिपिड है, ये जैसे ही यौ होगा तो हेड तो अंदर आ गया, बट टेल किधर चले गई, पानी की तरफ। तो उस केस में क्या होगा, ये उल्टा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो होता क्या है कि जब फैट मतलब कोई कोलेस्टेरॉल या सेक्स हार्मोन हो गया, वो जब सेल के अंदर एंटर होते हैं ना, तो ये वाला टेल वाला पार्ट जो है उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो कभी कभी ये इधर आ सकती है और कभी कभी ये इधर आ सकती है। मैंने क्या बोला, वंस इन अ मंथ, कभी कभी। तो कभी कभी लिपिड जो होता है ना वो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फॉस्फोलिपिड के बारे में, तो ये बहुत ही रेयर फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो करेगा। बट हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन जो है वो कभी फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो नहीं करता है, क्योंकि अगर प्रोटीन ने ही अपनी जगह चेंज कर दी तो मेम्ब्रेन के फंक्शन ही सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है कि मेम्ब्रेन की एसिमेट्री क्या होती है, और यहाँ पे फ्लूइड मॉजिक मॉडल का काम क्या मतलब क्या होता है, और ये हमने पढ़ा था सेल के मूवमेंट के बारे में। अब फटाफट लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के फंक्शन तो आप खुद ही पढ़ लोगे ना, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल को सेल अंदर एंगल्फ कर रही है, तो दैट इज द एंडोसाइटोसिस। एंड कोई भी मटेरियल को सेल जो है मेम्ब्रेन बाहर फेंक रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। चलो मैं समझा ही देती हूँ आपको।
तो मेम्ब्रेन हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। फिर सेकंड आ जाएगा इसके अंदर एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस कैसे होता है? तो अगर मान लीजिए आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को अगर मान लीजिए सेल को एनगल्फ करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वेसिकल ऐसे अंदर हो जाएगी और फिर ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद में ये मेम्ब्रेन और अंदर होगी और ये वेसिकल अंदर आ जाएगा। मीन्स ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होगी, पहले सेल मेम्ब्रेन ऐसे हुई, फिर सेल मेम्ब्रेन ऐसे हुई, फिर सेल मेम्ब्रेन ऐसी हो जाएगी और फिर ये वेसिकल बनके ये अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। बट एक चीज ध्यान रखना कि एंडोसाइटोसिस के अंदर ये जो मटेरियल एनगल्फ किया जा रहा है ना, ये सॉलिड होगा तो इसको बोला जाएगा क्या, फैगोसाइटोसिस। और अगर ये लिक्विड होगा तो इसको बोला जाएगा पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब पीना और पीते किसको है, लिक्विड को। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये दो टाइप का होगा, एक होगा फैगोसाइटोसिस, क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ किया जाता है और यहाँ पे पिनोसाइटोसिस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाता है। तो मैं इसको समझाने के लिए इसको मैं बोल सकती हूँ सेल ईटिंग, सेल खा रही है, और इसको बोला जाएगा सेल ड्रिंकिंग, सेल पी रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी हो गई एंडोसाइटोसिस के बारे में। इसी एरो को अगर मैं उल्टा लगा दूं, बस ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल बाहर कैसे निकालती है, एक्सोसाइटोसिस से। तो बस एरो चेंज करने की जरूरत होती है, इतना तो कॉमन सेंस है ना आप में। ठीक है, बाकी इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के और क्या फंक्शंस हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को प्लीज बुक से देख लेना। और मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सिक्रीशन, और मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब तो ये सिंपल टर्म है, तो आप लोग वो पढ़ लेना एक बार मॉड्यूल से। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर अगेन बोल देती हूँ बेटा, मॉड्यूल ध्यान से पढ़ लो, वरना आपको मैं जो टेस्ट में क्वेश्चन देने वाली हूँ नहीं सॉल्व होंगे और ना आपके नीट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस समझिए जब तक देर ना हो जाए उससे पहले। ठीक है, चलो फिर मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय, जय हिंद। आज हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है।